हेलो एवरीवन। देखिए हम शुरू करेंगे टेंशन मेंबर का डिजाइन। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर यानी तनाव अवयव का अभिकल्पन। तो डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में क्या है कि कुछ टॉपिक समझिए, पिछला टॉपिक को समझिए। देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको, ग्रॉस एरिया क्या बताए थे, एजी, यानी यही क्या दिया रहेगा आपका स्टील टेबल में। स्टील टेबल में दिया रहेगा कौन सा, ग्रॉस एरिया। ठीक है, स्टील टेबल में यानी पूरा ये आपका मेंबर हो गया। मान लेते हैं ये क्या हो गया, मेंबर जिसकी चौड़ाई कितनी है बी तथा मोटाई कितनी है स्मॉल टी। तो ग्रॉस एरिया क्या होता है आपका, बी गुणे टी। ठीक है, सबको पता है। उसके बाद होता है आपका नेट एरिया, है ना। नेट एरिया क्या होता है आपका, नेट एरिया। अब नेट एरिया किसे कहते हैं समझिएगा। नेट एरिया में क्या हो जाएगा, यानी स्टील टेबल का एरिया बी गुणे टी माइनस होल का एरिया, है ना, होल एरिया। यानी ये क्या हो गया आपका, देखिएगा ये मेंबर हो गया जिसकी चौड़ाई कितनी है बी तथा ऊंचाई की मोटाई कितनी है टी। अब इसमें क्या बना दिया है, मैं एक होल बना दिए। तो बी टी यानी क्षेत्रफल इस पत्ती का माइनस डी टी यानी होल का एरिया। लेकिन समझिएगा उसके बाद आता है आपका नेट इफेक्टिव एरिया। नेट इफेक्टिव एरिया ये क्या होता है, जब कोई मेंबर किससे जुड़ता है आपका, घसेट प्लेट से, है ना। जब कोई मेंबर आपका घसेट प्लेट से जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद उसका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र चेंज होता है। उस समय कौन सा एरिया मिलता है आपका, नेट इफेक्टिव एरिया। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा आपका है, ग्रॉस एरिया। उससे छोटा आपका मिलेगा नेट एरिया ए एन, उससे भी छोटा मिलेगा ए एन ई, है ना। क्या मिलेगा आपको, ए एन ई यानी नेट इफेक्टिव एरिया। तो आप समझिए, समझते हैं आपका जब मेंबर, देखिए जब मेंबर जुड़ गया किससे, जब मेंबर घसेट प्लेट से जुड़ गया उस समय क्या मिलता है, नेट इफेक्टिव एरिया। अब बताइए लोड कौन सा एरिया लेगा, जो आपका लोड है वो कौन सा एरिया लेगा, वो आपका लेगा नेट इफेक्टिव एरिया। क्योंकि मेंबर आपका जब लास्ट में क्या करते हैं, मेंबर को हम घसेट प्लेट से जोड़ देते हैं। तो देखिए इतना आपको समझता था, ग्रॉस एरिया, नेट एरिया और नेट इफेक्टिव एरिया। एक्चुअल में लोड कौन सा लेता है आपका, नेट इफेक्टिव एरिया, है ना, क्योंकि मेंबर आपका घसेट प्लेट के साथ जुड़ा ही रहेगा। और सबसे अधिक होता है ग्रॉस एरिया, स्टील टेबल में दिया रहेगा। उससे कम होता है नेट एरिया और उससे कम होता है, सबसे कम होता है आपका नेट इफेक्टिव एरिया। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके पास कुछ गिवन डाटा है, आपका न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ डाटा आपको दिया रहेगा। जैसे देखिए लिखा है गिवन डाटा, लोड दे देगा, इतना लोड लगाया जा रहा है। ग्रेड ऑफ स्टील, यानी स्टील का क्या देगा आपको, ग्रेड देगा, कितने ग्रेड का स्टील लगाना है। उसके बाद टाइप ऑफ सेक्शन, यानी सेक्शन देगा कि आपको किस सेक्शन का डिजाइन करना है, टी सेक्शन का डिजाइन करना है, एल सेक्शन का डिजाइन करना है, या फिर एंगल का डिजाइन करना है, या फिर क्या करना है, घसेट प्लेट के एक ही तरफ एंगल रखना है, घसेट प्लेट के दोनों तरफ एंगल रखना है। यानी टाइप ऑफ सेक्शन देगा। उसके बाद क्या देगा, प्रतिबल, कि उसमें कितना प्रतिबल उत्पन्न हो सकता है, वर्किंग स्ट्रेस। अब समझिएगा, तो सबसे पहले लोड के आधार पे और प्रतिबल के आधार पे हम क्या निकालेंगे, आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल, यानी ए एन ई, कि उतना लोड वहन करने के लिए, उतना लोड लेने के लिए हमको कितना ए एन ई चाहिए। अब समझिए लोड लेने के लिए क्या, लोड किस पे लगेगा, लोड कौन सा लेगा, नेट इफेक्टिव एरिया लेगा। बताएं लोड कौन सा लगा, नेट इफेक्टिव एरिया। तो उस तनन बल को वहन करने के लिए कितना हमको एरिया, शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, रेड मार्कर, देखिए बल बराबर क्या होगा, बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। यहाँ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा प्रतिबल, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर बल बटा प्रतिबल, यानी तनन बल और तनन प्रतिबल। यहाँ से निकालिए हम आवश्यक ए एन ई, यानी रिक्वायर्ड ए एन ई, टेंसाइल फोर्स अपॉन टेंसाइल स्ट्रेस। समझ आ रहा होगा आपको, कौन सा एरिया निकला अभी आपका, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। अब समझिएगा अभी क्या निकला है आपका, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। लेकिन स्टील टेबल में जो आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा वो आपका ग्रॉस एरिया दिया रहेगा, यानी सकल क्षेत्रफल दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन का आपका चयन कैसे करेंगे, जब हमको सकल एरिया ज्ञात रहेगा तब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, सकल एरिया यानी ग्रॉस एरिया ज्ञात करेंगे। तो ग्रॉस एरिया ज्ञात करने के लिए देखिए रिवेट जोड़, अब अपना डिजाइन करना है अपने अनुसार, तो आप रिवेट जोड़ के लिए डिजाइन कर सकते हैं या फिर वेल्ड जोड़ के लिए डिजाइन कर सकते हैं।
अब रिवेट जोड़ के लिए क्या है, रिक्वायर्ड एजी, एजी मतलब ग्रॉस एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एजी यानी आवश्यक सकल क्षेत्रफल। वेल्ड ज्वाइंट के लिए रिक्वायर्ड एजी यानी आवश्यक सकल क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ हम बताएं ना, एजी क्या होगा, एएनआई से अधिक होगा। कितना अधिक होगा, एक बार इसके लिए कुछ जोड़ेंगे, एक बार इसके लिए कुछ जोड़ेंगे। तो समझिए एएनआई कितना होता है, रिक्वायर्ड एजी कितना होगा, रिक्वायर्ड एजी प्लस रिक्वायर्ड एएनआई का 40 से 50%। समझिए रिवेट जोड़ में सकल क्षेत्रफल क्या होगा, आवश्यक शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल और आवश्यक शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल का 40 से 50%। अब 40 से 50% कहाँ आया है, कुछ परसेंटेज होल के लिए घट जोड़े हैं और कुछ परसेंटेज आपका एरिया कैसे कम करते हैं, जब मेंबर को घसेट प्लेट के साथ जोड़ते हैं तभी उसका एरिया कम होता है। तो 40 से 50% में दोनों है, एक तो होल का एरिया जोड़े हैं और मेंबर को हम जब जोड़ते हैं घसेट प्लेट के साथ तो एरिया कम होता है, तो जोड़ दिए, मेरा आ गया ग्रास एरिया। वेल्ड ज्वाइंट के लिए कितना है, रिक्वायर्ड एएनआई एजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ग्रास एरिया क्या मिलेगा, सकल क्षेत्रफल, आवश्यक शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल और क्या मिलेगा, आवश्यक शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल का 20 से 30%। अब वेल्ड ज्वाइंट में 20 से 30 ही क्यों है और रिवेट में 40 से 50 क्यों है, तो वेल्ड ज्वाइंट में आपका होल नहीं करते हैं, वेल्ड ज्वाइंट में आवश्यक ग्रास एरिया क्या जोड़ के निकालते हैं, बस शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल, यानी मेंबर के साथ जब एंगल को जोड़ते हैं, जब मेंबर के साथ एंगल को जोड़ते हैं तो उसका जो एरिया कम होता है सिर्फ हम उसी को जोड़ते हैं। तो आपको समझ आया होगा, रिक्वायर्ड एजी आवश्यक शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल और 40 से 50% आवश्यक शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल का, किस में, वेल्ड जोड़ में, है ना। और वेल्ड रिवेट जोड़ के लिए, रिवेट जोड़ के लिए वेल्ड जोड़ में क्या हो जाएगा, आवश्यक शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल प्लस आवश्यक शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल का 20 से 30%। एरिया को हम बढ़ाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एएनआई क्या होता है, कम होता है एजी से, तो अधिक करने के लिए हम जोड़ देंगे। वेल्ड ज्वाइंट में 40 से 50, वेल्ड ज्वाइंट में आपका 20 से 30 और रिवेट ज्वाइंट में 40 से 50। यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा। अब हमको क्या मिल गया, सकल क्षेत्रफल, यानी उतना लोड लेने के लिए आवश्यक हमको रिक्वायर्ड कितना सकल क्षेत्रफल की आवश्यक है, मिल गया। अब उस क्षेत्रफल के अनुसार हमको आवश्यक उतना क्षेत्रफल चाहिए। हमको कितना चाहिए, मेरे पास ऐसा सेक्शन चाहिए, मान लीजिए आवश्यक क्षेत्रफल आ गया 500, यानी मान ले रहे हैं हमका लोड कितना दे दिया, मान ले रहे हैं लोड दे दिया आपका 50 किलो न्यूटन, तो आवश्यक हमको एरिया ग्रास एरिया मिल गया 700। आवश्यक ग्रास एरिया कितना मिल गया, मान लीजिए 700 mm², यानी 500 किलो न्यूटन लोड वहन करने के लिए हमको कितना क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी, 700 mm²। अब हम क्या करेंगे, स्टील टेबल में जाएंगे, लिखा है ना थर्ड स्टेप में, स्टील टेबल से हम सेक्शन का चयन करेंगे। अब स्टील टेबल में क्या करेंगे, हम जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। यदि टी सेक्शन कहाँ रहेगा तो हम टी सेक्शन की स्टील टेबल में जाएंगे, वो बताया जाएगा आपको। यदि इक्वल एंगल कहाँ होगा तो इक्वल एंगल की स्टील टेबल में जाएंगे, यदि अनइक्वल एंगल कहाँ होगा तो अनइक्वल एंगल की स्टील टेबल में जाएंगे। यानी स्टील टेबल में हम जाएंगे और क्या करेंगे, हम एक ऐसे एरिया का, ऐसे सेक्शन का चयन करेंगे जिसका एरिया जो हम सकल क्षेत्रफल निकाले हैं उससे अधिक होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, स्टील टेबल से सेक्शन का चयन करेंगे जो कि रिक्वायर्ड ग्रास एरिया से अधिक होगा। कहने का मतलब आपका जो 700 mm आया है, 50 किलो न्यूटन कितना लोड वहन करेगा, 700 mm²। तो हम स्टील टेबल से ऐसे सेक्शन का चयन करेंगे जिसका एरिया 700 से अधिक हो। हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे तो एरिया मेरा 800, 900 या फिर 1000 एरिया होना चाहिए, अधिक कितना भी हमसे नहीं मतलब है। तो हम ऐसे सेक्शन का चयन करेंगे जिसका एरिया 700 mm² हो। यानी हम कह सकते हैं हम ऐसे स्टील टेबल से ऐसे सेक्शन से का चयन करेंगे जिसका एरिया ग्रास एरिया से क्या हो, रिक्वायर्ड ग्रास एरिया से अधिक हो। अब देखिए, अब हमको ग्रास एरिया मिल गया, और जब मेंबर के साथ हम ग्रास एरिया को जोड़ेंगे, अब समझिएगा थर्ड स्टेप में क्या किया, हम ग्रास एरिया हमको मिल गया। और जब हमको ग्रास एरिया मिल गया तब ग्रास एरिया को क्या करेंगे, सेक्शन हमको मिल गया, अब उसको हम क्या करेंगे, घसेट प्लेट के साथ जोड़ेंगे, तभी तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। अभी तक हम सिर्फ फार्मूले से निकाल रहे थे, अब हमको नया सेक्शन मिल गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमको जरूरत था इतने का, लेकिन अब हमको सेक्शन मिल गया।
जब हम एक सेक्शन को घसेट प्लेट के साथ लगाएंगे तभी तो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा। और जैसे हम घसेट प्लेट के साथ सेक्शन को लगाएंगे हमको क्या मिलेगा, यहाँ फिर क्या मिल जाएगा, नेट इफेक्टिव एरिया मिलेगा। हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, फिर नेट इफेक्टिव एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, नेट इफेक्टिव एरिया निकालना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे उस चयनित खंड का शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखेंगे एंगल को घसेट प्लेट के एक तरफ लगाया है, एंगल को घसेट प्लेट के दोनों तरफ लगाया है, यानी देखेंगे टी सेक्शन लगाया है, उसके अनुसार हम क्या निकालेंगे, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। अब जैसे आपको शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल मिला वैसे हम क्या निकाल लेंगे, सामर्थ्य, यानी से खंड का घसेट प्लेट के साथ जुड़ने के बाद हम क्या निकाल देंगे, कितना वो सामर्थ्य लेगा, यानी कितना बल वह वहन कर सकता है। यदि आप जो पीटी निकाले हैं, सामर्थ्य निकाले हैं, और दिए हुए लोड से अधिक है तो आपका सेक्शन डन है, यानी ओके है, उतना लोड को वहन कर लेगा। अब समझ आ रहा होगा आपको, यानी सामर्थ्य यानी आपका चयनित खंड का जो सामर्थ्य हो गया वो जो लोड है उससे अधिक है, तो यानी पी दिया है आपका 50 किलो न्यूटन, तो आपका पीटी कितना आना चाहिए, 51, 52, 100, 150, 200 कुछ भी आ जाए, यानी 50 से क्या होना चाहिए, अधिक, यानी 50 किलो न्यूटन का लोड तो वहन करा रहे थे हम, लेकिन आपका सेक्शन 100 आ गया तो 100 किलो न्यूटन तक वो लोड वहन कर लेगा, तब हमको कोई दिक्कत नहीं है। यानी पीटी का मान हमेशा पी से अधिक होना चाहिए। यदि पीटी का मान पी से क्या हो गया, कम हो गया, तो सेक्शन मस्ट बी रिडिजाइन, यानी सेक्शन का हम क्या करेंगे, पुनः डिजाइन करेंगे। अब पुनः डिजाइन करने के लिए हम ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल को काटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जहां पीटी का मान पी से कम आया हम तुरंत लिखेंगे, चूंकि पीटी का मान पी से कम है अतः हम दूसरा सेक्शन लेंगे। अब हम क्या लेंगे, दूसरा सेक्शन लेंगे। मान लेते हैं ये जो सेक्शन लिए थे उसका क्षेत्रफल हम 800 यानी 100 अधिक लिए थे, तो फिर अगला हम सेक्शन लेंगे, उसका हम एरिया और अधिक बढ़ा के ले लेंगे, है ना, 1500, 2000 अधिक एरिया बढ़ा के ले लेंगे, तो मेरा क्षेत्रफल आपका पीटी अधिक आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिवेट ज्वाइंट का या वेल्ड ज्वाइंट का हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये ओके आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, रिवेट ज्वाइंट, यदि आप इधर रिवेट ज्वाइंट लिखे होंगे तो रिवेट का डिजाइन करेंगे, वेल्ड लिखे होंगे तो वेल्ड का डिजाइन करेंगे। अब रिवेट ज्वाइंट में क्या निकालेंगे, पीएस निकालेंगे, पीबी निकालेंगे, उसके बाद आर आपका रिवेट वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ रिवेट लगाएंगे एफ अपॉन आर, पिच निकालेंगे, मिनिमम पिच निकालेंगे। और वेल्ड के डिजाइन में क्या करेंगे, आप वेल्ड की लंबाई निकालेंगे, वेल्ड की साइज निकालेंगे, आपको याद होगा मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज, तो ये सब करना है, आपको समझ आया होगा। एक बार डिटेल में हम क्या करते हैं आपको समझाते हैं। सबसे पहले डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कितना हमको ए या नहीं की आवश्यकता है, आवश्यक शुद्ध प्रभावी हमको कितना चाहिए, नहीं आपका घसेट प्लेट से जुड़ने के बाद कितना हमको क्षेत्रफल चाहिए उस लोड को वहन कराने के लिए। उसके बाद जब ए या नहीं मिल जाएगा तो हम जानते हैं ए या नहीं से अधिक होता है आपका ग्रास एरिया, तो कितना हम जोड़ दें तो मेरा ग्रास एरिया मिल जाएगा, क्योंकि स्टील टेबल में आपका ग्रास एरिया दिया रहता है। अब सेक्शन का चयन कैसे करेंगे, जब आपके पास ग्रास एरिया रहेगा तब, इसलिए हम ग्रास एरिया निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिवेट ज्वाइंट के लिए 40 से 50% जोड़ देंगे और वेल्ड ज्वाइंट के लिए 20 से 30% जोड़ देंगे। ये परसेंटेज क्यों जोड़ रहे हैं, 40 से 50 और 20 से 30, इसमें क्या है, ए या नहीं से हम अधिक जा रहे हैं, ग्रॉस एरिया बना रहे हैं। उसके बाद देखेंगे ग्रॉस एरिया के आधार पे हम क्या करेंगे, हम ग्रॉस एरिया के आधार पे हम स्टील टेबल से सेक्शन का चयन करेंगे जिसका क्षेत्रफल यानी ग्रॉस एरिया से अधिक होगा, है ना। उसके बाद उस खंड का हम सेक्शन के साथ जोड़ के ए या नहीं ज्ञात करेंगे, ए या नहीं ज्ञात करने के बाद हम सामर्थ्य मिल जाएगा प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल से, और यहाँ प्रोसेस कर देंगे। तो ये रहा आपका स्टील टेंशन मेंबर का डिजाइन। ज़्यादा क्लियर कब होगा, अभी एक न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे, ये आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में देंगे।